एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर के अंतर्गत हमने कुछ वीडियो बना करके अपलोड किया हूँ और उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको हम ये टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था लेजर। ठोस अवस्था लेजर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आपको हमने इसके पहले बताया था कि सक्रिय पदार्थ के आधार पर लेजर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ठोस अवस्था लेजर, एक है गैस लेजर और एक है अर्धचालक लेजर। तो जो उसमें से टाइप्स है, आज उसी के टाइप्स का जो ठोस अवस्था लेजर है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठोस अवस्था लेजर का मतलब क्या हुआ। ठोस अवस्था लेजर का मतलब है कि इस लेजर में सक्रिय पदार्थ के रूप में ठोस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग ठोस पदार्थ का प्रयोग सक्रिय पदार्थ के रूप में करते हैं। तो ठोस अवस्था लेजर में कई लेजर हैं, लेकिन जो आपके टॉपिक में है, जो आपको सिलेबस में जो आपको स्टडी करना है, वो क्या है? रूबी लेजर है। क्या है? इसमें पढ़ना आपको रूबी लेजर के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए, आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए कि रूबी लेजर, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते जाना है। तो रूबी लेजर के बारे में आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ कि रूबी लेजर क्या है। सबसे पहले लिखिए कि रूबी लेजर एक ठोस अवस्था लेजर है जिसकी खोज सर्वप्रथम टी.एच. माइमन नामक वैज्ञानिक ने सन 1960 ईस्वी में किया था। कौन किया था? टी.एच. माइमन नामक वैज्ञानिक ने 1960 में रूबी लेजर का खोज किया था। यहाँ तक हो गया। अब जो रूबी लेजर है, जो इसमें रूबी नाम आ रहा है, रूबी उसी सक्रिय पदार्थ का नाम है जिसका प्रयोग इस लेजर में किया गया है और उसी के नाम पर इसको रूबी लेजर भी बोलते हैं। तो जो रूबी क्रिस्टल है वो क्या है? रूबी क्रिस्टल जो है वह दो पदार्थों Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। तो आगे लिखेंगे आप लोग कि आपने लिख चुका था कि रूबी लेजर खोज टी.एच. माइमन ने 1960 में किया था। लिखिए, इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के एक मिश्रित यौगिक जिसमें क्रोमियम की मात्रा 0.05% होती है का प्रयोग किया था। जब Al2O3 में Cr2O3 को अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है तो क्रोमियम के कुछ आयन एल्यूमिनियम का स्थान ले लेते हैं, जिसके कारण इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग रूबी क्रिस्टल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? हम लोग इसको रूबी क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसमें जो रूबी क्रिस्टल है, उसमें जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है और वो 0.05% होता है। जो क्रोमियम है वो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम का स्थान ले लेता है,
जिसके कारण इसका रंग गुलाबी हो जाता है, इसीलिए इसको रूबी क्रिस्टल कहते हैं। आइए, ये तो रूबी क्रिस्टल के बारे में, रूबी लेजर के बारे में हो गया। तो रूबी क्रिस्टल क्या है? रूबी क्रिस्टल Al2O3 और क्रोमियम ऑक्साइड का एक मिश्रित यौगिक है, जिसमें क्रोमियम ऑक्साइड अपद्रव्य के रूप में 0.05% मिला होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं रूबी लेजर के संरचना के बारे में, कि रूबी लेजर की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग एक रूबी का एक छड़ लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रूबी की एक 5 सेंटीमीटर लंबी, रूबी की एक 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास, 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास की गुलाबी रंग की एक इसका छड़ लेते हैं। ये देखिए, ये जो इसका छड़ है, इसकी जो लेंथ है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। जो इसका व्यास है, जो इसकी मोटाई है, वह 1 सेंटीमीटर की है। इस क्रिस्टल का एक सिरा जो होता है, इसको हम लोग टोटली रिफ्लेक्टेड बना देते हैं, मतलब ये पूर्णतः परावर्तक होता है। और जो दूसरी सिरा है वो क्या है? वो क्या है? पार्शियली है, मतलब इससे 8% लाइट जो है बाहर जा सकती है। तो पहले लिखिए कि रूबी लेजर का निर्माण करने के लिए हम लोग रूबी क्रिस्टल की एक 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी छड़ लेते हैं, जिसके सिरे परस्पर समानांतर होते हैं, जिसका एक सिरा पूर्णतः परावर्तक होता है और दूसरा सिरा आंशिक परावर्तक होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इस कांच को हम क्या करते हैं? ये जो एक छड़ है, इसको एक कांच की नली के अंदर रख देते हैं। एक कांच की नली लेते हैं और इस कांच की नली के अंदर हम क्या करते हैं? इसको रख देते हैं। फिर इस नली के ऊपर एक हम लोग फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लपेट देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इस नली के ऊपर एक फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लपेट देते हैं। एक फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लपेट देते हैं, जिसको हम लोग एक एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। एक एसी सोर्स लेते हैं और इस एसी सोर्स से इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये एसी सप्लाई है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। इसे मान लीजिए आपने एक ऐसा लाइट ले लिया है, जो लाइट क्या करता है? फ्लैश उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल में फ्लैश होता है, जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो क्या करता है? वो फ्लैश देता है, सामने लाइट प्रोवाइड करता है। तो इसका हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि ये जो प्रकाश दे, और उस प्रकाश के कारण जो रूबी क्रिस्टल है, जो इसके परमाणु हैं, वो उनको ऊर्जा मिल सके और वह उत्तेजित हो सके। इसके बाद से क्या होता है कि इसी के साथ ही इसके ऊपर एक शीतलक लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि एयर कंडीशनर, जो इसको ठंडा करने का काम करता है। इसके ऊपर लिपेटा रहता है इस तरह का। दोनों का कनेक्शन अलग अलग होता है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। ये इस पाइप को, जो रूबी क्रिस्टल है, ये इसको ठंडा करने का काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसके एक सिरे से ठंडा पानी जो है भेजते हैं, दूसरे सिरे से क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि ये जो है, ये रूबी लेजर का संरचना है।
ये रूबी लेज़र की क्या है, संरचना है। चलिए आइए इसके हम लोग जानते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। इसकी कार्यविधि पे हम लोग अब प्रकाश डालते हैं, वर्किंग पे। तो आप लिख सकते हैं, संरचना में लिख सकते हैं कि इसकी संरचना जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इसमें एक 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास की मोटी रूबी क्रिस्टल का छड़ लेते हैं, जिसका एक सिरा पूर्णतः परावर्तक होता है और दूसरा सिरा आंशिक परावर्तक होता है। इस छड़ को एक कांच की नली के अंदर रख देते हैं, जिसके ऊपर दीप्त विसर्जन नलिका फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लिपटी रहती है। और इस नली में, ये जो नली है, इस नली में जीनॉन गैस भरी होती है। क्या होता है, इस नली में जीनॉन गैस भरी होती है। हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस नली में जीनॉन गैस भरी होती है। ये जो नली बनी हुई है जिसमें रखा होता है छड़, इसमें जीनॉन गैस को भर देते हैं। चलिए आइए इसकी कार्यविधि के बारे में जानते हैं कि ये कैसे कैसे यह कार्य करता है। ठीक है, इसके कार्यविधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक डायग्राम बनाना होगा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। मतलब ऊर्जा स्तर का जो डायग्राम है हम इसको बनाएंगे। ऊर्जा स्तर आरेख इसका नाम देते हैं। इसका फिगर हम फिगर 2 नाम दे रहे हैं। फिगर 1 यहाँ था, इसका नाम क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख बोलते हैं। इसमें हम लोग बनाएंगे, पहला क्या है, यह E1 है, इसको हम बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। यह मूल ऊर्जा स्तर है। इसके ऊपर 2 और ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं इस तरह से, एक E2 है और एक E3 है। ये दोनों जो हैं, यह जो है उच्च ऊर्जा स्तर है। हम कह सकते हैं कि ये इससे हायर एनर्जी लेवल है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक मेटा स्टेबल पाया जाता है, जिसका नाम है मित अस्थायी ऊर्जा स्तर। इसका नाम है मित अस्थायी ऊर्जा स्तर। इसको हम बोलते हैं मित अस्थायी ऊर्जा स्तर। इसके बाद से हम ये देखेंगे कि कैसे इसकी कार्यविधि है। इसको मैं समझने के लिए हम लोग दोनों फिगर का प्रयोग करेंगे, इस फिगर का भी और इस फिगर का भी, दोनों फिगर प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। देखिए होता क्या है कि सामान्य अवस्था में, या हम ये कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में जो क्रोमियम के आयन हैं, जैसे इन में क्रोमियम के आयन हैं, वो मूल ऊर्जा स्तर E1 में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ये मूल ऊर्जा स्तर E1 में रहते हैं, जिसके ऊपर 2 अन्य उच्च ऊर्जा स्तर E2 और E3 भी पाए जाते हैं। और इनके बीच में एक मेटा स्टेबल स्टेट या मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, जिसको मित अस्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं, वो पाया जाता है। सामान्य अवस्था में जो क्रोमियम आयन होते हैं वो मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये अपने मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ठीक है, फिर अच्छा, अब इसको से देखिए, जब हम लोग इस फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से जब हम लोग फ्लैश उत्पन्न करते हैं, तो जो जीनॉन गैस है वो गर्म हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है तो अपनी ऊर्जा को, जो ऊष्मीय ऊर्जा है, वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इस जो ये रूबी क्रिस्टल इसमें लगा हुआ है, इस रूबी क्रिस्टल को गर्म कर देती है।
जब रूबिक क्रिस्टल गर्म हो जाती है तो क्या होता है, जो क्रोमियम के आयन होते हैं इस जिनॉन गैस से ऊर्जा को अवशोषित करके क्या होता है, वह उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। वह यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में कहाँ चले जाते हैं, वह E2 और E3 में चले जाते हैं, जिसको हम लोग E1 टू E2 संक्रमण नाम देते हैं, या E1 टू E2 ट्रांजिशन, फिर E1 टू E3 संक्रमण ट्रांजिशन, इसको संक्रमण कहा जाता है, संक्रमण है। इसके बाद से क्या होता है, जब ये E1 और E2 में पहुंचते हैं तो यहाँ पर यह 10 के पावर -8 सेकेंड तक ही ठहरते हैं। वहाँ पे उनका जीवन काल कितना होता है, वो 10 के पावर -8 सेकेंड तक ही वह उच्च ऊर्जा स्तर में रह सकते हैं, और वहाँ से वह क्या होते हैं, स्वतः बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए वह, इसको हम नाम दे रहे हैं 1, इसको नाम दे रहे हैं 2, वो क्या करते हैं, वो सीधे E3 से या E2 से वो क्या होते हैं, वह मित अस्थायी ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, वह मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से जब कोई परमाणु स्वतः उत्सर्जन के द्वारा, या इसको नाम दे रहे हैं हम लोग 3, इसको नाम दे रहे हैं 4, जब यहाँ से कोई परमाणु स्वतः उत्सर्जन के द्वारा अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उससे जो फोटान उत्सर्जित होता है, वो फोटान क्या करता है कि जो अन्य, जो यहाँ पर जो मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पर कितना लाइफ टाइम है, 10 के पावर -3 सेकेंड है, जो कि उच्च ऊर्जा स्तर से 5 गुना अधिक है। अब लाजमी है कि यहाँ से जितने भी परमाणु पहुँचेंगे, जब यहाँ लौटेंगे तो यहाँ पे देर तक रुकेंगे, यहाँ पे लाइफ टाइम क्या होता है, अधिक होता है। तो जब ये यहाँ पे लौटते हैं तो क्या होता है कि जो यह ऊर्जा, जो स्वतः उत्सर्जन के द्वारा जो फोटान मिला है, वो फोटान क्या करता है, जो परमाणु पहले से मेटास्टेबल स्टेट में पहुंचा हुआ है उसको जा कर के स्टिमुलेट कर देता है, मतलब उसको उद्दीप्त कर देता है। जब ये उद्दीप्त कर देता है तो आप जानते हैं कि दोनों की जो आवृत्ति होती है समान होती है। अब ये एक तो यह हुआ, दूसरा फोटान यह उत्सर्जित करके नीचे आया। अब ये दोनों जो फोटान होते हैं वो कला संबंध होते हैं, और जो कला संबंध फोटान है वो क्या करते हैं, वो रूबिक क्रिस्टल में वो घूमते रहते हैं। जब इस साइड में आते हैं तो ये पूर्णतः परावर्तक है, इससे टकरा करके वो फिर लौट जाते हैं। और यह एक फोटान है, ये दोनों मिलकर कितना हो जाते हैं, 2 फोटान हो जाते हैं। जब 2 फोटान हो जाते हैं, अब ये दोनों फोटान क्या करते हैं, पुनः क्रिस्टल में घूमना शुरू कर देते हैं। जब ये क्रिस्टल में घूमते हैं तो क्या होता है कि अभी जो 2 फोटान, 1 फोटान था, इससे क्या हो गए, 2 फोटान प्राप्त हुए। अब ये 2 फोटान क्या करते हैं, 2 अन्य फोटानों को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब ये 2 से कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये 4 जो फोटान हैं ये क्या हो गए, ये अभी इस तरह से जो है ये 8 फोटानों को उत्सर्जित किए। अब इस तरह से क्या हुआ कि एक इस तरह से क्या होती है, अभी सभी क्या होते हैं, कला संबंध होते हैं, मतलब एक साथ एक ही दिशा में एक ही तरह के होते हैं। इससे क्या होता है कि अभी धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो ये अति शक्तिशाली हो जाते हैं। जब ये अति शक्तिशाली हो जाते हैं तो जो रूबिक क्रिस्टल का जो दूसरा सिरा है, जो कि क्या है, आंशिक परावर्तक है, ये जो आंशिक परावर्तक सरफेस है ये क्या करता है, ये इससे बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ये कौन सी प्रकाश होती है, ये लेज़र प्रकाश होती है। इसी को हम लोग लेज़र लाइट कहते हैं। चूँकि ये जो भी परमाणु हैं, जो भी ये लाइटें हैं, फोटान हैं, ये सभी क्या एक दिशी हैं। एक दिशी होने के कारण क्या होते हैं, ये अति शक्तिशाली हो जाते हैं। और ये अति शक्तिशाली हो करके क्या करते हैं कि यह जो बाहर निकलते हैं, जिनको हम लोग लेज़र प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
लेजर प्रकाश या इसी को हम लोग लेजर लाइट नाम देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लेजर लाइट प्राप्त, इसको हम लोग लेजर प्रकाश कहते हैं, लेजर प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेजर की प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक कंडीशन है, जिसको जनसंख्या उत्क्रमण कहा जाता है, वह दो लेवलों के बीच में मिलता है। वह E1 जो मूल ऊर्जा स्तर है और जो यह मेटा स्टेबल जो मित स्थायी ऊर्जा स्तर है, इन्हीं दोनों के बीच में जनसंख्या उत्क्रमण की स्थिति पाई जाती है, जिससे लेजर प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है। तो साथियों, प्यारे दोस्तों, ये रूबी लेजर का पूरा एक लेक्चर था, इसको हमने आपको बताया। और अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो न्यू टॉपिक होगा वह होगा गैस लेजर, और हम गैस लेजर के अंतर्गत हीलियम नियॉन लेजर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।